कैसा आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे। आजकल बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा है और जिस वजह से जो है आपका अवकाश ही अवकाश होता जा रहा है। इसलिए आपकी जो है क्लासेस जो है ऑफलाइन नहीं चल पा रही, यानी स्कूलों में नहीं चल पा रही। तो हमें यहाँ पर ही सिमट कर नहीं रहना है कि स्कूल में क्लासेस नहीं चल रही है तो हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम है। तो आपको अच्छे से पढ़ना भी है, हर एक टॉपिक को कंप्लीट करना है और अपना सिलेबस मेनली जो है वो कंप्लीट करके उसे रिवाइज़ करना है। तो इतना टाइम आपके पास जो है काफ़ी कम रह चुका है। तो इसलिए कंटिन्यूसली आप ऑनलाइन क्लासेस में भी रहिए और ऑफलाइन क्लासेस में रहिए। तो जिस दिन स्कूल चलेगा उस दिन आपका टॉपिक जो है स्कूल में जो कंप्लीट होगा, है ना, और जो उसके बाद बच जाएगा वो आपके ऑनलाइन क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों आपकी जो है क्लासेस चलेगी, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन में। तो आप जो है चैनल के साथ भी बने रहना है और स्कूल भी आपको कंटिन्यू रहना है, क्योंकि इसके बाद आपकी जो है पढ़ाई जो है उस पर ज़्यादा विशेष कर ध्यान जो है आपके सिलेबस कंप्लीट करने पे किया जाएगा। तो जो कुछ वहाँ पर समझ में नहीं आएगा यहाँ पर भी मैं आपको बताता रहूँगा सारे टॉपिक्स। तो इससे पहले हमने जो है हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं, तो इस चैप्टर को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें जो है आपका बच गया है आपका पॉलीहेलोजन कंपाउंड। तो पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स का मतलब क्या हो गया बच्चों कि एक से अधिक हेलोजन परमाणु जिसके साथ जुड़े होंगे तो वो पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स में आ जाते हैं। तो पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स जैसे कि हमने मीथेन के क्लोरीनेशन में पढ़ा था कि जब हम उसको सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में जब हम क्लोरीनेशन कर रहे थे, ठीक है ना, हम क्या कर रहे थे, क्लोरीनेशन कर रहे थे। तो उसमें हमने देखा कि जो मीथेन था, ठीक है ना, जो आपका यहाँ पर जो मीथेन था उसको हम यहाँ पर देख पा रहे थे कि जो CH4 है ये सनलाइट की प्रेजेंस में जब हम यहाँ पर इसकी रिएक्शन कर रहे थे, ठीक है, इसको हीट कर रहे थे, तो हमने यहाँ पर देखा कि आपके पास 4 प्रकार के कंपाउंड्स बन रहे थे। एक हमारे पास बन रहा था CH3Cl, ये तो आपका मोनोहेलोजन कंपाउंड्स हो गया। दूसरा आपके पास बन रहा था CH2Cl2, है ना। तो इससे हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन जो है एक एक हेलोजन परमाणु से फटाफट से प्राप्त क्या हो रहा था, यहाँ पर विस्थापित हो जा रहा था, ठीक है ना, प्रतिस्थापित हो जा रहा था। तो इससे आपके जो है 4 प्रकार के कंपाउंड्स हमारे यहाँ पर बने, यानी जितने भी हेलोजन कंपाउंड्स हमारे थे वो सारे के सारे क्या हो रहे थे, यहाँ पर से मूव हो जा रहे थे, ठीक है ना, CH Cl3। और उसके बाद आपके पास जो है CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड भी आपके पास बन जा रहा था। तो इसमें अलग अलग हमने देखे थे CH3Cl यानी मेथाइल क्लोराइड हमने यहाँ पर देखा, दूसरा हमने डाईमेथाइल क्लोराइड देखा, तीसरा हमने यहाँ पर देखा क्लोरोफॉर्म जिसको हम ट्राईमेथाइल, ठीक है, तो ट्राई क्लोरोमेथेन हम इसका नाम दे रहे थे, और CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड हम यहाँ पर इसको कह रहे थे, ये हमने इसको नाम दिया था। तो इसमें से जो आपका CH3Cl है ये आपका जो है मोनोहेलोजन कंपाउंड्स हो गए, और उसके बाद CH2Cl2 हो गया, CHCl3 हो गया और CCl4, ये आपकी जो है पॉलीहेलोजन कंपाउंड। मैंने कहा कि जिसमें दो से एक से अधिक क्या होंगे, हेलोजन परमाणु होंगे, तो वो आपके पास क्या कहलाएंगे, पॉलीहेलोजन कंपाउंड। क्या कहलाएंगे, पॉलीहेलोजन कंपाउंड कहलाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें आपके जो कुछ हम जो यहाँ पर अभी वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स जो आपके पास टॉपिक है इसके अंदर हम डाइक्लोरोमीथेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म यानी ट्राइक्लोरोमीथेन के बारे में पढ़ेंगे, आपका 1,1 डाइक्लोरोएथेन के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम इथाइलिडीन क्लोराइड कहा जाएगा, ठीक है ना। CCl4 यानी टेट्राक्लोरोमेथेन के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड से नाम दिया जाता है। आपका जो है 1,2 ड्राईब्रोमोएथेन यानी एथिलीन ब्रोमाइड के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि लगातार 2 कार्बन परमाणु पे, जिसको हम विनाइलिक हैलाइड के रूप में भी पढ़ रहे थे, ठीक है ना। इससे पहले भी हमने ये सब चीज़ें जो है हम पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन में, ठीक है ना। और C6H6Cl6 ये आपका जो है बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है, यानी बेंजीन रिंग पे पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे BHC। और एक आपके पास और आता है आपका DDT, इसके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो DDT की फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है। तो इसमें जो है दोनों का मिक्सअप होता है, यानी आपका एल्केन हेलो एल्केन भी आएगा और हेलो एरिन्स भी आएंगे, दोनों इसी एक ही कंपाउंड्स में होंगे आपके पास। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पर बच्चों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डाइक्लोरोमीथेन के बारे में। तो डाइक्लोरोमीथेन में जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डाइक्लोरोमीथेन यानी CH2Cl2 यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो इन चीज़ों को आप लिख भी लेना, ठीक है ना। और एक बार मैं भी आपको जो है संक्षेप में जो नोट्स है वो भी बना के आपको वो भेज दूँगा ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर आप जो है समझ लीजिए, ठीक है ना, ये चीज़ें उतारने की ज़रूरत नहीं है, आपको नोट्स जो है ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको यहाँ पर जो है समझना है इन चीज़ों को, ठीक है। तो अगर हम व्यवसायिक स्तर पर देखें तो जो मीथेन है उसका, हाँ, अगर हम क्लोरीनेशन करते हैं, जो हमने अभी देखा था कि क्लोरीनेशन हम करते हैं, ठीक है ना, और उसका क्लोरीनेशन करने के बाद, ठीक है ना, उसको जो है अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी प्रभाजी आशोधन करें,
उससे हमें जो है शुद्ध डाइक्लोरोमीथेन यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है आपको ध्यान रखना है कि क्लोरीनेशन की मेथड द्वारा ही इसे जो है बनाया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा जो है इस प्रकार इसका जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, ठीक है, प्रजाशक, उससे भी हमें जो है डाइक्लोरोमीथेन का शुद्ध आपका जो है प्योर फॉर्म आपके पास मिल जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो यहाँ पर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे ध्यान से। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है, ये सबसे पहली बात तो है, ये क्या होता है, रंगहीन होता है, यानी इसके कोई कलर नहीं होता है, ठीक है ना, कलरलेस होता है। इसकी जो गंध होती है वो मीठी होती है, क्या होती है, मीठी होती है। और वाष्पशील द्रव का मतलब होता है दोस्तों बच्चों कि ये लिक्विड फॉर्म में होता है, परंतु क्या होती है, इसकी वेपर फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। तो इसकी जो वेपर होती है वो क्या होती है, मीठी होती है, क्या होती है, मीठी होती है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों वो क्या होता है आपका 313 केल्विन होता है, क्या होता है, 313 केल्विन इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी 313 केल्विन पर ही ये क्या है उबलना स्टार्ट कर देता है। यूजेस की बात करें तो जो है इसका यूज़ जो है हम कहाँ पर करते हैं, इसका यूज़ हम खाद्य और औषधि उद्योगों के निष्कर्षण यानी विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो जहाँ पर आपके खाद्य और औषधि यानी मेडिसिन है उनके वहाँ उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, अगला है आपके पास ट्राइक्लोरोमीथेन यानी क्लोरोफॉर्म की बात अगर हम करते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो स्पष्ट जैसे कि है क्लोरोफॉर्म, आपको पता है कि इससे हम पहले ही बात तो जो क्लोरीनेशन द्वारा भी हम इसको प्राप्त कर पा रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सनलाइट के पास जैसे इसकी क्लोरीनेशन करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्लोरोफॉर्म मिल रहा था, ठीक है। और जैसे इसका नाम ही है ट्राइक्लोरोमीथेन तो इसको हम ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव्स भी कहते हैं, ठीक है, ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न कहते हैं। जैसे हम वहाँ पर हैलोजन व्युत्पन्न कह रहे थे ना, तो वहाँ पर इसको हम ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न भी कह सकते हैं, यानी तीन हैलोजन परमाणु जो है कार्बन के 3 हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके यहाँ पर जो है ट्राइक्लोरोमीथेन यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है ना। और इसका जनरल नेम होता है क्लोरोफॉर्म, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी प्रिपरेशन हम अगर देखें तो प्रिपरेशन जो है सबसे पहले तो इसकी जो हम है लैब में इसको कैसे कैसे बना सकते हैं। तो लैब में सबसे पहले तो क्लोरोफॉर्म को जो है एथेनॉल या प्रोपेनॉल, यानी अगर आप एथेनॉल लो यानी एथिल अल्कोहल लो या आप एसीटोन ले लो, ठीक है ना, प्रोपेनॉल या एसीटोन ले लो, ठीक है ना। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CH3COCH3। अब इसको प्रोपेनॉन क्यों कहा गया है कि अगर हम इसकी काउंटिंग करेंगे तो 1 2 और 3, ठीक है ना। तो इस प्रकार 3 काउंटिंग हो गई, तो 3 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, प्रोप, ठीक है। और इस पे O ग्रुप जुड़ा है तो इसको हम कहते हैं ऑन, है ना, तो ऑन कहते हैं। तो कीटोन ग्रुप होता है ये, ठीक है, कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसके जो हम IPC नाम लिखते हैं तो ऑन इसके लिए आता है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप ऑन, ठीक है। तो प्रोपेनॉन, ठीक है ना, प्रोपेन है और ओन ग्रुप जुड़ा हुआ है यानी कीटोन ग्रुप CO ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसका नाम होता है ओन, तो इसलिए हम कहते हैं प्रोपेनॉन। परंतु अगर इसका जनरल नेम लिखें तो हम इसको कहते हैं एसीटोन, क्या बोलते हैं, एसीटोन। इसकी रिएक्शन जब हम आपकी जो है इसकी रिएक्शन जब हम ब्लीचिंग पाउडर के साथ करते हैं, किसी साथ, ब्लीचिंग पाउडर के साथ हम इसकी रिएक्शन करते हैं या ब्लीचिंग पाउडर के साथ इसको गर्म किया जाता है तो हमें यहाँ पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। क्या होता है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। अब कैसे होगा क्लोरोफॉर्म, अब ध्यान से देखना, ठीक है। इसकी मैं आपको नोट्स बना के दे दूँगा, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। यहाँ पर अभी नोट्स अवेलेबल नहीं थे तो मैं आपको बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें से मैं अच्छे इंपॉर्टेंट और अच्छी तरीके से आपको नोट्स बना के भेज दूँगा, जिसको यहाँ से भी बनाना है बना सकता है। कैसे हो रहा है, अभी तो हमने जनरल मेथड पढ़ा कि किस किस से हम बना सकते हैं। तो पहला हम यहाँ पर देखेंगे एथेनॉल। तो एथेनॉल से हम कैसे कैसे बना सकते हैं, अगर हम बात करें तो एथेनॉल में हम क्या करते हैं, व्यंजक चूर्ण यानी आपका जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसकी लुगदी, तो उसकी लुगदी कैसे बनेगी आपकी, जल से। तो यानी सबसे पहले इसकी क्या होगी, वाटर के साथ रिएक्शन होगी। तो CaOCl2 होता है व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला। तो व्यंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर जो है जब उसको वाटर को साथ मिक्स किया जाता है तो वहाँ से क्लोरीन गैस निकलती है और एक आपका जो है चूर्ण की लुगदी बनती है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो CaOH का होल ट्वाइस ये वाटर के साथ रिएक्शन करने से बनी। अब इसका जो ये क्लोरीन है यानी क्लोरीन जो गैस थी ये 2 तरीके से काम करता है। एक तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है, यानी ये किसी भी रिएक्शंस को क्या करेगा, यानी किसी भी कंपाउंड को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो उसको क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देगा। दूसरी ये क्या करता है, क्लोरीनी कारक यानी क्लोरीनेटिंग एजेंट के रूप में काम भी करता है। तो दोनों यहाँ पे काम करेगा ये। अब देखते हैं कैसे करेगा। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपका जो है CH3CH2OH यानी आपने जो अल्कोहल लिया इसके साथ जब क्लोरीन की रिएक्शन होती है
तो ये आपका जो है एथेनॉल बनाता है। क्या बनाता है? एथेनॉल। अब आप बोल रहे हैं एथेनॉल क्यों बोला? क्योंकि आपको पता है कि एल्डिहाइड ग्रुप का जो आईपीसी नाम होता है, ठीक है ना, जिसको हम उसका जो सफिक्स आपका जो होता है वो होता है अल, अब प्रीफिक्स होता है एल्डिहाइड, ठीक है ना। तो अल इसके पीछे लग गया तो एथ 1 और 2, ठीक है ना। तो 2 कार्बन है तो एथ हो गया, तो एथेनॉल हो गया, ठीक है, CHO ग्रुप उसमें जुड़ा हुआ है। तो ये बन गया एस्टेडिहाइड। कैसे बना? देखो CH3CH2OH, ये मेरे पास ग्रुप था, मैंने इसकी रिएक्शन करी Cl2 के साथ। अब एक तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, यानी इसको ऑक्सीडाइज करेगा, और दूसरा ये क्लोरीनेटिंग एजेंट यानी खुद को भी यहाँ पर ज्वाइन करेगा, ठीक है ना, रिएक्ट करेगा। तो होता क्या है कि इस Cl से यहाँ पर आपका जो है एक हाइड्रोजन जो आपका जो है मीथेन का है, जिसपे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो CH है इसको मैं 2 तरीके से यहाँ पे जोड़ देता हूँ आपका, ठीक है। तो एक कार्बन जो है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन जो है यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है, CH में। तो इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक हाइड्रोजन, ठीक है ना, किसका? O के साथ जो था, ये क्लोरीन के दोनों क्लोरीन के साथ क्या कर देगा? रिएक्ट कर देगा। तो दोनों क्लोरीन से रिएक्ट करने पर ये 2HCl तो बाहर निकाल देगा। क्या बना देगा? 2HCl बाहर निकाल देगा। बाकी जो बचेगा सब वहीं जुड़ जाएगा। अब इसका एक H बचा, ठीक है ना। अब इसका क्या बचा? एक H बचा, किसके साथ? C का H बचा, और OH का जो है उसके साथ सिर्फ O बचा। तो यानी अब मेरे पास ये क्या बन गया? अब मेरे पास ये बन गया CH3 CH और O, यही 3 चीज़ें मेरे भी यहाँ पास पर बची है, ठीक है ना, CH3 CHO, जैसे कि आप रिएक्शन में देख रहे हैं। तो ये बन गया आपका क्या है? एथेनॉल यानी एस्टेडिहाइड। अब ये एस्टेडिहाइड जो मेरा बना यहाँ पर, जो ये एथेनॉल बना, ये एथेनॉल जो है फिर से क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ? क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेगा फिर से। तो ये दूसरे पोर्शन में क्या बनाएगा? फिर से जो H यहाँ पर बचे हुए हैं, जो H यहाँ पर बचे हुए हैं, उन H को भी साथ में लेकर चल जाएगा। कौन से? जो एल्केल समूह यानी जिसके साथ जो है OH ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। पहले तो CH2 के 2 हाइड्रोजन लेके, उसके बाद आपके जो है CH3 में जो यानी अल्फा कार्बन जो है, ठीक है ना, अल्फा हाइड्रोजन, उन हाइड्रोजनों को ये लेके चल जाएगा। तो इन हाइड्रोजनों को कौन? Cl ले गया। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो 3 H थे, वो तीनों के तीनों H कौन लेके चले गया? क्लोरीन लेके चले गया, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन को यहाँ पर बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3Cl2 ले लेंगे हम यहाँ पर। तो 3Cl आपके कहाँ पर जुड़ जाएंगे? देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, थोड़ा सा मिसप्रिंट यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि CH3 CHO जो मेरे पास था, ये आपके पास Cl2, अब ये कितने Cl2 हैं? क्योंकि देखो भाई, ये बना क्या रहा है? CCl3 CHO बना रहा है, प्लस 3HCl जो है ये बाहर निकाल दे रहा है, ठीक है। तो ये 3Cl यहाँ आए और 3Cl आए, यानी इनके पास कितने टोटल Cl है? 6Cl। तो यहाँ पर जो Cl2 है, मैं यहाँ पर इसको बैलेंस करूँगा तो ये हो जाएगा 3Cl2। तो अब हो गया 3 दूना 6, तो 6 यहाँ पर क्या हो गया? क्लोरीन। तो 3 क्लोरीन यहाँ जुड़े और 3 क्लोरीन यहाँ जुड़े। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ऑक्सीडेशन होती क्या है। देखो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 10th क्लास में हमने पढ़ा होगा कि आपका जो है बैलेंस कैसे करते हैं रिएक्शंस को, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पर हो गया CCl3, यहाँ पर इसके जो है 3Cl यहाँ हुए और 3Cl यहाँ हुए। मास कंजर्वेशन का नियम भी आपने पढ़ा हुआ है ना। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। दूसरा, ऑक्सीकरण और अपचयन, ये 2 चीज़ें आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी। ऑक्सीकरण क्या होता है? या तो हाइड्रोजन का क्या होगा, या तो हाइड्रोजन क्या होगा? ऐड होगा। क्या होगा? या तो हाइड्रोजन ऐड होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या ऑक्सीजन क्या होगा? रिमूव होगा। क्या होगा? रिमूव हो गया। तो ये तो क्या था आपका? रिडक्शन, यानी आपका अपचयन जिसको कहते हैं। परंतु उपचयन की अगर हम बात करते हैं तो उपचयन में हमने क्या देखा, ठीक है, उपचयन में हम क्या देखते हैं? उपचयन में यानी ऑक्सीकरण में हम क्या देखते हैं? ऑक्सीजन का क्या होता है? एडिशन होता है, या तो ऑक्सीजन का एडिशन होगा, ठीक है ना, यानी या तो आपका जो है कंपाउंड का ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा, या हाइड्रोजन क्या हो रहा होगा? रिमूव हो रहा होगा। क्या हो रहा है? हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोनों रिएक्शन में हमने यहाँ पर देखा कि दोनों रिएक्शन में हमने देखा कि आपका यहाँ पर भी हाइड्रोजन रिमूव हुआ और यहाँ पर भी आपका क्या हो रहा है? हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। यानी ये काम क्या कर रही है? यहाँ पर हो रही है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरी चीज़,
अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्लोरीन जो है एक साथ 3 क्लोरीन जुड़े, तो इसको हम कहते हैं क्लोरीनेशन, ठीक है ना, इसको भी कहते हैं क्लोरीनेशन। पर तो हो यहाँ पर क्या रहा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहे हैं, ठीक है ना। तो CH3CHO और CCl3CHO में यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है, और Cl2 और HCl में यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, परंतु यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या बन गया, CCl3CHO बन गया। क्या बन गया, CCl3CHO, यानी ट्राइक्लोरो एसिटिहाइड। तो इसका नाम भी लिखना है आपको, ठीक है ना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा नोट्स। तो 222 यानी दूसरे नंबर पे देखो बच्चों, यहाँ पर 222 क्यों आया है, यहाँ पर आप ध्यान से देख लो। C है, इसके साथ Cl जुड़ा हुआ है, इसके साथ Cl जुड़ा हुआ है, इसके साथ Cl जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर जुड़ा हुआ है CHO, ठीक है। तो ये आपका जो है फंक्शनल ग्रुप है बेटा। CHO क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और ये वरीयता श्रेणी में सबसे ऊपर आता है, ठीक है ना, वरीयता श्रेणी में ऊपर आता है, क्लोरीन नीचे आता है। तो इसलिए काउंटिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से, जहाँ से वरीयता श्रेणी वाला जो ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, वो पहले आए। तो यहाँ से पहले आएगा तो 1 ये हो जाएगा और 2 ये हो जाएगा। तो 2 पोजीशन पे बेटा 1 2 और 3 क्लोरीन ग्रुप जुड़े हैं। तो इसीलिए मैंने कहा 222 ट्राइक्लोरो एथेनॉल। तो इसको क्या बोलते हैं, एथ है, 1 2 एथ है, ठीक है, एथेन है, और अल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा एथेनॉल। क्या हो जाएगा, एथेनॉल। तो इसको 2 ट्राइक्लोरो एथेनॉल, इसका हम क्या बोलेंगे, IPC नाम दे देंगे। और इसका अगर हम जनरल नेम लिखें तो ये लिखेंगे हम इसको ट्राइक्लोरो एसिटेडिहाइड। क्या लिखेंगे, ट्राइक्लोरो एसिटेडिहाइड। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर समझ गए होंगे आप। अब जो ट्राइक्लोरो एसिटेडिहाइड है, ये आपका क्या करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ बना था, देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा था ना, जब हम ब्लीचिंग पाउडर को वाटर के साथ मिक्स कर रहे थे, तो वहाँ पर हमारे पास जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका रिएक्ट करेगा ट्राइक्लोरो एथेनॉल के साथ, 222 ट्राइक्लोरो एथेनॉल, यानी ट्राइक्लोरो एसिटेडिहाइड के साथ ये क्या करेगा, और रिएक्ट करेगा। अब देखो कैसे कैसे रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर देखो बेटा Ca है, इसके इस पर क्या है, Ca है, और इस पर जो है 2 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हो गया CaOH का उल्टा, और इसका यानी ट्राइक्लोरो एसिटेडिहाइड का, यहाँ पर आप समझो, ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटेडिहाइड का ये CCl3CHO ग्रुप जुड़ा है, CCl3CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हुआ क्या कि ये यहाँ पर CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म, यानी CH, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, CHCl3, तो CHCl3 यहाँ पर ये आपको निकल रहे हैं, यानी OH का एक H गया और CCl3 का 3 C और Cl3 ये एक साथ गए, तो CHCl3 हो गया। तो CHCl3 कितने बन रहे, 2 कंपाउंड बने, 2 क्लोरोफॉर्म के कंपाउंड बने। अब जो बचा उसको हम क्या लिख देंगे, अलग लिख देंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं CaO के साथ बॉन्डिंग है, O के साथ बॉन्डिंग है, और इसके बाद आपके पास जो एक O ये है, CH है, ठीक है ना। तो ये आपके पास जो है CHO ग्रुप इसके साथ ऐड हो गया। तो ये बना के आपका कैल्शियम फॉर्मेट, क्या बनाया इसने, कैल्शियम फॉर्मेट बनाया, ठीक है ना। किस क्या हुआ, यहाँ पर जल अपघटन हुआ इसका, है ना, और यहाँ पर कैल्शियम फॉर्मेट आपका जो है फॉर्म हो जाएगा। और मेनली आपको जिस कंपाउंड को हम बना रहे थे CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म को बना रहे थे, वो हमारे पास यहाँ पर मिल गया। तो आपने देख लिया होगा किस तरीके से प्रोसेस हुई। सबसे पहले हमने जो है ब्रंजक चूर्ण को वाटर के साथ मिक्स किया, तो यहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ें मिली, एक क्लोरीन मिला, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें बाद में चाहिए, अभी हम क्लोरीन किए हैं। तो क्लोरीन क्या करता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है और क्लोरीनेटिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है। अब ये जो क्लोरीन है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, जो हम इसके साथ एथेनॉल अल्कोहल मिला रहे हैं। तो अल्कोहल को हमने इसमें मिलाया, तो हमने देखा कि यहाँ पर जो है एथेनॉल हमें पास प्राप्त हुआ, यानी इसका क्या हो गया, यहाँ पर रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन होने का मतलब हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो ऑक्सीडेशन हुआ तो ये एथेनॉल बना। फिर ये एथेनॉल जो है आपके पास क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, और यहाँ पर इसने क्या कर दिया, क्लोरीनेशन काम कर दिया। देखो मैंने कहा था ना कि पहले इसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किया, दूसरा इसने क्या कर दिया, क्लोरीनेटिंग एजेंट का काम कर दिया, यानी क्लोरीनेशन कर दिया। तो इसका इसने क्या कर दिया, क्लोरीनेशन कर दिया। तो जितने भी हाइड्रोजन थे सारे के सारे इसने रिमूव कर दिया, क्लोरीन। तो ये बना मेरे पास ट्राइक्लोरो एसिटेडिहाइड। अब इस ट्राइक्लोरो एसिटेडिहाइड ने क्या कर दिया कि जो आपके पास मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऊपर बना हुआ था उसके साथ इसने क्या कर दिया, रिएक्ट कर दिया। तो जैसे इसने यहाँ पर रिएक्ट किया तो इसने क्या बना दिया, जो आपका क्लोरोफॉर्म हमारे पास बना दिया। तो यहाँ पर हमें क्लोरोफॉर्म मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है कि किस तरीके से आपको पूछा जा सकता है कि जब ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन आपसे पूछा जा सकता है कि जब ब्लीचिंग पाउडर
की रिएक्शन, ठीक है, एथिल अल्कोहल के साथ गर्म किया जाता है। यानी आपको पूछा है कि जब ब्लीचिंग पाउडर को एथिल अल्कोहल के साथ गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। तो इसको क्या है, प्रोसेस अभिक्रिया को लिखिए। तो वहाँ पर आपको ये 3 अभिक्रियाएँ जो है आपको लिखनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको जो है ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना है। दूसरे इसमें आपको जो है एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया जो है क्लोरीन के साथ करनी है, तो वहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन होगा। फिर जिसका एस्टेडिहाइड बना उसी का ये क्या कर देगा, क्लोरीनेशन कर देगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपका ट्राइक्लोरो एस्टेडिहाइड बन जाएगा। और फिर आपको क्या करना है, ट्राइक्लोरो एस्टेडिहाइड की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ बनाना है और आपके पास क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। और जो बाकी बचा उसको आप साइड में लिख सकते हो, जो कुछ भी बचा आपके पास। तो ये थी आपकी क्लोरोफॉर्म बनाने की जो है एथिल अल्कोहल से किस तरीके से बनाया। अब हम देखते हैं कि एसीटोन से कैसे कैसे बनाएंगे। तो एसीटोन से कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। जब प्रोपेनॉन से क्लोरोफॉर्म प्राप्त करने हैं तो ब्रिंजक चूर्ण की लुगदी, यानी यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर का ही यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कर रहे हैं। सेम चीज़ें हमारे पास मिल रही है। यहाँ पर भी आपका क्लोरीन बनेगा और क्लोरीन यहाँ पर क्या करेगा, क्लोरीनेशन की प्रोसेस देगा। क्या देगा, क्लोरीनेशन प्रोसेस। यहाँ पर हमने देखा कि जब ब्लीचिंग पाउडर की हम लोग को हमने जल के साथ रिएक्ट किया तो वहाँ पर हमारा 2 चीज़ मिली, क्लोरीन मिला और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला। यहाँ पर जो क्लोरीन है ये क्या काम करेगा, क्लोरीनेटिंग एजेंट का काम करेगा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। देखो, प्रोपेनॉन या एसीटोन से जब हम रिएक्ट करते हैं, उसके साथ गर्म करते हैं, तो वहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन नहीं होता है। क्या होता है, यहाँ पर हमारा होगा क्लोरीनेशन। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है वो क्लोरीनेटिंग एजेंट का काम करेगा। क्या करेगा, क्लोरीनेटिंग एजेंट का काम करेगा। अब ये क्या करता है, इसको ट्राइक्लोरो एसीटोन में कन्वर्ट कर देता है। यानी जितने भी हाइड्रोजन थे उन सारे हाइड्रोजन को क्या कर देगा, ये हटा देगा। तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन को इसने हटाया तो ये बन गया CCl3 C। अब देखो ये कीटोन है ना, एसीटोन ग्रुप है। एसीटोन के साथ इसने रिएक्ट किया क्लोरीन ने, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जितने भी H थे, 3 H थे, 3 H इसने ले लिए, यहाँ से 3 Cl यहाँ चले गए, बचे हुए 3 Cl जो है इसके साथ जुड़ गए। तो यहाँ पर मेरा क्या बन गया, देखो ये बन गया मेरे पास 111 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। कैसे कैसे बना, देखो ये बना है CCl3, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरीके से मेरे पास बना हुआ है। अब इस CCl3 को अगर मैं इस CCl3 को जो है इस तरीके से लिखता हूँ, कैसे, अगर मैं इस कार्बन पर इन CCl3 को लगा देता हूँ, अगर मैं इसको ऐसा ना लिखूँ, ठीक है, ये कार्बन है, यहाँ पर एक Cl है, यहाँ पर भी एक Cl है और इधर भी एक Cl है, 3 Cl इसी में जुड़े हुए हैं। तो आप इसका नाम कैसे लिखोगे, तो काउंटिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से ये नज़दीक पड़ेगा कीटोन ग्रुप, क्योंकि कीटोन ग्रुप परेता श्रेणी में ऊपर आता है, तो कहीं से भी काउंटिंग करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो। तो हम दूसरा किसको प्रेफरेंस देंगे, देखो क्लोरीन ग्रुप इस साइड जुड़ा हुआ है, इस साइड नहीं जुड़ा हुआ है, तो यहीं से आप काउंटिंग करेंगे। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो 1 पोजीशन पर आप देख पा रहे होंगे बेटा 3 क्लोरीन जुड़े हैं, तो इसलिए हो गया 111 ट्राइक्लोरो, 3 क्लोरीन जुड़े हैं, ट्राइक्लोरो प्रोपेन 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया। और सेकंड पोजीशन पर ही ऑन ग्रुप जुड़ा हुआ है बेटा, क्योंकि कीटोन ग्रुप कहाँ पे जुड़ा हुआ है, सेकंड पोजीशन पर, तो हो गया 2 ऑन, ठीक है ना। तो इस तरीके से नाम हो गया 1 ट्राइक्लोरो प्रोपेन 2 ऑन, ठीक है। तो इतना समझ गए होंगे आप। तो ये हो गया, इसी को हम क्या कहते हैं, इसका जनरल नेम हम क्या कहते हैं, ट्राइक्लोरो एसीटोन भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइक्लोरो एसीटोन। अभी ट्राइक्लोरो एसीटोन जैसे ही मेरे पास बना, उसके बाद जो मेरे पास यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्ट करने के बाद जो मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करेगा बच्चों, हम ये आपका जो है ट्राइक्लोरो एसीटोन जो मैंने बनाया था उसके साथ क्या कर देगा, ये रिएक्शन कर देगा। और जैसे ही ये रिएक्ट करेगा, यानी जल अपघटन करेगा यहाँ पर, तो वहाँ पर आपके पास जो है CHCl3, जैसा हमारा ऊपर एथिल अल्कोहल में होता है, CHCl3 बाहर निकाल देगा और बाकी बचा हुआ पार्ट जो है वो रिएक्ट करके कैल्शियम एसीटेट यहाँ पर आपके पास बना देगा, ठीक है ना। तो कैल्शियम एसीटेट बना देगा, ठीक है ना, और क्लोरोफॉर्म आपके पास हमें प्रोवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें सिंपल से आपको रिएक्शन से याद रखनी है कि किस तरीके से हुआ। तो ध्यान देना, फिर से एक बार सुन लो। सबसे पहले हमने क्या किया, एसीटोन में कैल्शियम, जो आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है यानी ब्लीचिंग पाउडर है, जिसको हम ब्रिंजक फ्लूइड कहते हैं, तो ये क्या कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन और CaOH को यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। तो क्लोरीन यहाँ पर क्या कर रहा है, क्लोरीनेटिंग एजेंट का काम कर रहा है। और क्लोरीनेटिंग एजेंट का काम क्या होता है कि हाइड्रोजन को क्लोरीन से विस्थापित कर देगा। तो इसने यहाँ से क्या कर दिया, इसको विस्थापित कर दिया। स्थापित किया तो इसने ट्राइक्लोरो एसीटोन बनाया। ट्राइक्लोरो एसीटोन ने फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा ऊपर बना था, कहाँ पर, जब हम कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर को वाटर के साथ मिक्स कर रहे थे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसने रिएक्ट किया। तो जैसे इसने यहाँ पर रिएक्ट किया तो इसने क्लोरोफॉर्म बना दिया और आपका जो है कैल्शियम एसिड को बाहर डाल दिया, ठीक है ना। तो 2 आपके पास जो है मॉलिक्यूल हैं
जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, टेट्राक्लोरो एसीटोन का, ठीक है, ट्राइक्लोरो एसीटोन। अगला देखेंगे यहाँ पर और किस चीज़ से बना सकते हैं। एथिल अल्कोहल की अपेक्षा प्रयोग प्रमुखता दी जाती है, ठीक है, ज़्यादातर हम एथिल अल्कोहल से ही यहाँ पर जो है क्लोरोफॉर्म को बनाते हैं, परंतु एसीटोन से भी हमें काफ़ी अधिक मात्रा में जो है क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, दो आपके पास प्रयोग हमने दिए। और क्लोरोफॉर्म का प्रयोग हमने क्या किया, ब्रिंजक चूर्ण के साथ हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड। अब ये क्या कर रहा है कि ब्रिंजक जो आपका, अब जो यहाँ पर हमने देखा कि जो क्लोरोफॉर्म हम बना रहे थे, ठीक है, यानी ब्रिंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर जब हम यूज़ कर रहे थे, तो उसमें हमने देखा कि क्लोरीन गैस आपकी निकल रही थी ना, और उसी क्लोरीन गैस को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम इसको रिएक्ट करते हैं, किसको, जो यहाँ से क्लोरीन गैस प्राप्त हुई थी, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमने देखा था कि जो जब हम इसका क्या कर रहे थे, जब हम इसका ब्लीचिंग पाउडर का वाटर के साथ इसका रिएक्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे क्लोरीन गैस बन रही थी। इसी क्लोरीन गैस को अगर मैं क्या करूँ, आपका NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करूँ, तो यहाँ पर मेरे पास सोडियम हाइपोक्लोराइड बन जाता है। क्या बन जाता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड बन जाता है, सोडियम क्लोराइड बनता है और H2 यानी वाटर का यहाँ पर निर्माण होता है। तो यानी मेनली यहाँ पर हमारे पास सोडियम हाइपोक्लोराइड। अब ये सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है ये रिएक्ट करता है आपका एसीटोन के साथ, किसके साथ, एसीटोन के साथ रिएक्ट करेगा। तो जैसे ये आपका जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है, इसके जो क्लोरीन है, ये क्या करेगा, आपका CH जो एसीटोन है यानी आपका जो प्रोपेनोन है, इसके CH ग्रुप को क्या करेगा, रिमूव कर देगा, और फिर से क्या बनाएगा, ट्राइक्लोरो एसीटोन बना देगा। क्या बनाएगा, ट्राइक्लोरो एसीटोन बना देगा, ठीक है, यानी NaOC यानी आपका जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है, ये भी आपके क्लोरीनेशन का प्रोसेस करेगा। अब जैसे ही मेरे पास ट्राइक्लोरो एसीटोन बना, वो ट्राइक्लोरो एसीटोन जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपका ऊपर हमारे पास था सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, इसके साथ रिएक्ट करके आपको यहाँ पर क्या बना देगा, क्लोरोफॉर्म बना देगा, क्योंकि ये आपका जो है यहाँ से जितने भी Cl हैं वो वहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन को, इसकी जो Cl है वो इसके साथ रिएक्ट करके, ठीक है ना, तो CHCl3 यहाँ पर यह बना देगा, और ये आपके पास जो है CH3COONA आपके पास क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका जो है जलावकरण की प्रोसेस थी, ठीक है। अगला हम यहाँ पर देखेंगे कि क्लोरोफॉर्म का औद्योगिक निर्माण यानी मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, कैसे कैसे क्लोरोफॉर्म बनता है। तो ये तो हमने एक प्रोसेस देखी कि एथिल अल्कोहल और एसीटोन से भी हम इसको बना सकते हैं। दूसरा हम कहाँ बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम मीथेन की रिएक्शन जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यानी HNO की प्रेजेंस में करते हैं, तो वहाँ पर क्लोरीनेशन की प्रोसेस होती है और आपके पास जो है चारों क्लोरोमीथेन्स का मिश्रण यहाँ पर प्राप्त होता है, ठीक है, क्लोरोमीथेन हो गया, ट्राइक्लोरोमीथेन हो गया, ट्राइक्लोरोमीथेन हो गया और टेट्राक्लोरोमीथेन हो गया। तो क्लोरोफॉर्म ही तो बना रहे हैं हम, ठीक है ना, तो क्लोरोफॉर्म आपके पास है मीथेन से यानी नॉर्मल विधि से भी हम बना पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर जो है मीथेन, क्लोरीन तथा मीथेन की मात्राओं का अनुपात जो है समायोजन उपयुक्त उत्प्रेरक के उपयोग द्वारा मुख्य उत्पाद के रूप में क्लोरोफॉर्म प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड से, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड से कैसे निकालेंगे भाई, देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड का जब हम अपचयन करेंगे, क्या करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड का हम अपचयन करेंगे यानी उसमें हाइड्रोजन ऐड करना है, तो हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिड्यूस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, तो ये दोनों में से कोई भी प्रोसेस हो तो वहाँ पे अपचयन होता है। तो यहाँ पर जो हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या करना है, अपचयन, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन नहीं है और उसके साथ अगर हमें हाइड्रोजन जोड़ना है तो उसे कहते हैं अपचयन। तो अपचयन किसके प्रोसेस में होगा, ये आयरन और भाप के प्रोसेस में, आयरन और वेपर के प्रोसेस में होता है। तो जैसे ही हम यहाँ पर इसका अपचयन करेंगे किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, हमारे पास क्लोरोफॉर्म यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक, और एक Cl जो है वो H के साथ बाहर निकल जाएगा और एक H वहाँ जुड़ जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे CCl4 है, ठीक है ना, CCl4 है, इसके साथ में 2H आया, ठीक है ना, 2H है, यानी अगर मैं इसको इस प्रोसेस से देखता हूँ, ठीक है, एक मिनट, ये देखो, ये क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, ठीक है, और इसके साथ में हमने क्या किया, H की रिएक्शन कर दी, ठीक है ना, तो ये हो गया H। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक क्लोरीन जो है इस H के साथ में विस्थापित हो जाएगा और एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये बना देगा आपका CH, और बाकी जो बचे 3, बाकी जो 3 बच गए। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर भी मेरा क्लोरीन है ना, ये 4 क्लोरीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये क्लोरीन जो है ये H अपने साथ में लेकर जाएगा और ये मिल जाएगा आपके पास HCl, ये बाहर निकल जाएगा और ये मेरे पास क्या बन जाएगा आपका CHCl3, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, ये तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, दूसरा हम किससे बना सकते हैं, आपका जो क्लोरल हाइड्रेट होता है, क्या होता है,
क्लोरल हाइड्रेट। तो क्लोरल हाइड्रेट का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करने पर भी हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। अगर मैं जो है क्लोरल हाइड्रेट जो है यानी आपका जो ट्राइक्लोरोमेथेनॉल जो आपका है, ठीक है ना, और उसके साथ वाटर है, तो इसे कहते हैं क्लोरल हाइड्रेट। क्या हो गया, CCl3CHOH2O। तो ये प्रोसेस, ये फॉर्मूला जो आपका किसका होता है, क्लोरल हाइड्रेट, इसका नाम है क्लोरल हाइड्रेट। तो ये भी आपको देखना है, ठीक है ना, फॉर्मूला याद रखना है, प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं। तो ये हो गया क्लोरल हाइड्रेट। इसको जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो मेरे पास क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है, ठीक है। दूसरा आपका सोडियम फॉर्मेट जो भी बचेगा वो सब बाहर निकल जाएगा, पर मेनली मेरे पास क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म। ठीक, आगे क्लोरोफॉर्म की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहले देखें तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको क्या देखना है, सबसे पहले तो ये रंगीन होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों कि ज़्यादातर जितने भी हेलो एल्केन्स होते हैं इस सारे के सारे क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, इनमें कोई कलर नहीं होता। दूसरा, ये जो है हैवी वाटर है, ठीक है, हैवी लिक्विड होता है यानी भारी द्रव होता है, जिसका स्वाद मीठा होता है, परंतु ये जलन उत्पन्न करने वाला होता तो ये मीठा है, परंतु ये क्या करता है, जलन पैदा करता है। दूसरा, जल की अपेक्षा ये बहुत भारी होता है, जल की अपेक्षा क्या होता है, भारी होती है, यानी इसकी डेंसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 1.485, कितना होता है, 1.485। जल में ये अविलय होते हैं, यानी ये सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर में। अधिकांश कार्बनिक विलायकों में ये विलय होते हैं, यानी कार्बनिक विलायक जो भी आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, ठीक है ना, आपका एथेनॉल हो गया, इनके साथ में क्या हो जाएगा, ये मिक्स हो जाएगा, इनके साथ मिक्स हो जाएगा, बट आपके जो है वाटर के साथ ही मिक्स नहीं होता है। दूसरा, जैसे तेल हो गया, मोम हो गया, प्लास्टिक हो गया, आदि पदार्थ इसमें घुल जाते हैं। और तेल, मोम, प्लास्टिक अगर मैं इसको क्लोरोफॉर्म में डालता हूँ तो इसमें क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। कार्बनिक पदार्थों के लिए एक अच्छा विलायक के रूप में भी ये काम करता है, ठीक है ना। तो क्लोरोफॉर्म जो है एक विलायक के रूप में काम करता है, ना कि एक विलय के रूप में, ठीक है। तो इसके अंदर जो है तेल हो गया, मोम हो गया, प्लास्टिक, यानी जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इसके साथ में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो एक विलायक का काम करते हैं, सॉल्वेंट का काम करता है, ना कि सॉल्यूट का। चौथा पॉइंट है इसका कि इसका क्वथनांक जो होता है वो 334 केल्विन, और हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट जो इसका होता है वो होता है 210 केल्विन, ठीक है ना। तो क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट 334 केल्विन होता है, और हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट आपका 210 केल्विन होता है। अगला, ये ज्वलनशील नहीं होते, ठीक है, ये ज्वलनशील नहीं होते, यानी ये जलने का काम नहीं करता है। जब इसे बुनसन बर्नर की ज्वाला में गर्म करते हैं तो वाष्पीकृत होकर ये किनारे मुक्त ज्वाला के साथ जलता रहता है, ठीक है ना, परंतु वैसे ज्वलनशील ये नहीं होता है। इसकी वाष्प जो है सूंघने पर एक अस्थायी मूर्छा यानी बेहोशी आ जाती है, यानी अगर आप इसकी स्मेल को सीखो, यानी जो उसकी वेपर है, मैंने कहा ना कि भारी द्रव है, इसकी जो अगर वेपर को सूंघोगे, ठीक है ना, तो आपको क्या हो जाएगा, आप बेहोश हो जाओगे, अस्थायी मूर्छा जिसको बोलते हैं, आप क्या बेहोशी हालत में चल जाओगे। इसका उपयोग हम एनास्थेटिक के रूप में भी करते हैं, तो हॉस्पिटलों में इसका यूज़ जो है एनास्थेटिक के रूप में किया जाता था, परंतु अब नहीं किया जाता। पहले इसका प्रयोग काफ़ी किया जाता था एनास्थेटिक के रूप में, यानी बेहोशी के रूप में किया जाता है। आपको पता है कि किसी भी चीज़ का, किसी का ऑपरेशन हो रहा तो उसको बेहोश करना पड़ता था, तो वहाँ पर हम जो है क्लोरोफॉर्म का यूज़ करते थे, परंतु इसकी विषैली प्रकृति के कारण इसका प्रयोग अब नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि क्लोरोफॉर्म अगर एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये पर जो है ऑक्सीजन के साथ फॉस्फेन गैस का निर्माण करता है, वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में तो ध्यान रखना है कि इसका जो है पहले एनास्थेटिक यानी निश्चेतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है बेहोशी में। आप क्लोरोफॉर्म की अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो क्लोरोफॉर्म जो है इसका ऑक्सीडेशन होने पर ये क्या बनाता है, फॉस्फीन गैस बनाता है। तो फॉस्फीन गैस का फॉर्मूला होता है COCl2, ठीक है ना, COCl2। इसका नाम है आपका कार्बोनिल क्लोराइड। क्या है, कार्बोनिल क्लोराइड। तो इसका नाम है कार्बोनिल क्लोराइड। तो ये आपको ध्यान रखना है, कार्बोनिल क्लोराइड। आपको पूछा जा सकता है कि फॉस्फीन गैस का केमिकल नेम क्या है, तो आपको याद रखना है कार्बोनिल क्लोराइड। फॉस्फीन गैस कब बनती है, जब सूर्य के प्रेजेंस में आपका क्लोरोफॉर्म जो है एयर के कांटेक्ट में आता है, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो आपके पास फॉस्फीन गैस का निर्माण होता है, जो कि एक विषैली गैस होती है। क्या होती है, एक बहुत ही ज़्यादा विषैली गैस होती है, ठीक है। और इसी विषैली गैस के कारण जो है आप निश्चितक यानी बेहोशी के रूप में चल जाते हो, ठीक है ना, परंतु इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करने पर आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए इसको जो है अत्यधिक इसमें विषैली गैस का प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको फिलहाल के लिए बैन कर दिया गया, ठीक है ना। अब इसका यूज़ नहीं किया जाता है। अब इसका जो स्टोरेज है वो कैसे किया जाता है, भाई देखो मैंने क्या कहा कि एयर के साथ यानी सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करेगा, तुरंत रिएक्शन कर लेगा। अब सनलाइट से कैसे बचाया जाए, तो इसका जो स्टोरेज है वो कैसे किया जाता है,
इसके रोकने के लिए इसमें कुछ सावधानी रखी जाती है। जैसे क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश से बचाने के लिए गहरे रंग की बोतलों में रखा जाता है, यानी या तो ब्लैक कलर की बोतल होगी, ग्रीन कलर की बोतल होगी, तो ऐसी बोतल जिसमें क्या है सनलाइट अंदर नहीं पहुंच सकती है, तो ऐसी बोतलों पे इसको रखा जाता है, वाइट बोतलों पे नहीं रखा जाता है। ठीक है। दूसरा, गहरे रंग की जो बोतलें उनका प्रयोग सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफॉर्म तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है। तो जो सनलाइट होती है वो क्लोरोफॉर्म तक नहीं पहुंचेगी, इसलिए इसका क्या, और सनलाइट नहीं पहुंचेगी तो इसका ऑक्सीकरण भी नहीं होगा। क्लोरोफॉर्म की बोतल जो होती है मुख तक भर देते हैं। ठीक है। इसको यानी इसको फुल भर दिया जाता है और उसमें से मजबूती से इसमें कॉर्क लगा दिया जाता है, ताकि इसमें किसी भी प्रकार की जो है एयर प्रेजेंस ना रहे। यानी इस बोतल को जो है पूरा भरा जाता है फुल एकदम, है ना। थोड़ा सा भी अगर इसमें एयर बच गई तो ये तुरंत आपका जो है रिएक्ट कर लेगा। ठीक है। फॉजिंग गैस बनाएगा और पूरी जो है क्लोरोफॉर्म को ख़त्म कर देगा, क्योंकि थोड़ा सा ऑक्सीजन भी पूरी रिएक्शन कर सकता है, इसलिए इसको फुल भरा जाता है। और इसको जो है ताकि इसमें वायु जो है ना रहे। क्लोरोफॉर्म को संग्रहित करने से पूर्व इसको ध्यान रखा जाता है कि इसमें एथेनॉल की सूक्ष्म मात्रा होती है, यानी 0.6 to 1.0% जो है इसमें एथेनॉल मिलाया जाता है, यानी अल्कोहल मिलाया जाता है। एथेनॉल फॉजिन गैस यदि उपस्थित है, ठीक है, यदि एथेनॉल फॉजिन अगर प्रेजेंट है तो एथेनॉल फॉजिन, नहीं तो एथेनॉल को इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या बनता है, नॉन पॉइजनस हो जाता है। क्या हो जाता है, नॉन पॉइजनस, यानी एथेनॉल मिलाने से ये क्या बन जाता है, नॉन पॉइजनस हो जाता है और डाईएथिल कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। यानी अगर मैं एथेनॉल को फॉजिन गैस के साथ रिएक्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान देना कि जब मैं एथेनॉल की जो है फॉजिन गैस जो मेरा है COCl2, इसको जब मैं है अल्कोहल में मिक्स, इसमें जो है अल्कोहल मिक्स कर रहा हूँ, C2H5OH इसमें मिक्स कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो है वो क्या बन पा रहा है, डाईएथिल कार्बोनेट बन जा रहा है। क्या बन रहा है, तो ये C2H5 था तो C2H5, ठीक है ना, इसका होल ट्वाइस हो जाएगा, 2 कार्बन इसके साथ जुड़ जाएंगे और CO3 ये मेरे पास बन जाएगा। 2 कार्बन जुड़ गए, यहाँ से मैंने 2C2H5 लिया था, ठीक है ना, 2C2H5 2C2H5 बन गए मेरे पास। और यह जो CO था यहाँ से मेरे पास क्या जो है कार्बोनेट ग्रुप बन गया। क्या बन गया, कार्बन के 2 कार्बन ये थे, 1 कार्बन ये था और 2 कार्बन ये थे, किसके, C2H5 के। अल्कोहल था ना, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन यहाँ से आए OH से, ये 2 हैं, यहाँ से 2 ऑक्सीजन आए और 1 ऑक्सीजन कहाँ है, फॉजिन गैस का, तो ये तीनों ने क्या है, कार्बोनेट बना दिया, तो ये बनाता है आपका डाईएथिल। तो ये हो गया 2 एथिल ग्रुप हो गए, तो डाईएथिल कार्बोनेट, ठीक है ना। तो ये क्या बनाएगा, डाईएथिल कार्बोनेट बना देता है, जो कि क्या होता है, अविषाक्त होता है। यानी फॉजिन गैस तो बहुत विषैली थी, पर जैसे ही मैंने इसमें अल्कोहल मिलाया तो ये क्या बन गया, अविषाक्त बन गया। अब ये क्या है, जहरीली गैस नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं और इसकी जो आपका इसकी केमिकल प्रॉपर्टी उसमें देखेंगे। रिडक्शन कैसे कैसे होता है, जब हम क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन प्राप्त होता है। जस्ट सिंपल सी बात है, जब हम इसका ऑक्सीडेशन कर रहे थे, ठीक है, क्लोरीनेशन कर रहे थे, तो उसमें हमने क्या देखा, एक एक हाइड्रोजन जो है क्लोरीन से हट रहा था, ठीक है ना। तो दूसरा बात, अब इसमें अगर मुझे हाइड्रोजन दोबारा जोड़ने हैं, यानी क्लोरोफॉर्म में अगर मुझे हाइड्रोजन को जोड़ता हूँ, यानी इसका अपचयन करता हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, उससे छोटा वाला बनेगा। जैसे मैंने कार्बन टेट्राक्लोराइड था, उसमें मैंने उसका अपचयन कराया, यानी रिडक्शन कराया, तो मेरे पास क्लोरोफॉर्म बना। क्लोरोफॉर्म का अगर मैं रिडक्शन करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, आपका जो है डाइक्लोरोमीथेन बनेगा। और डाइक्लोरोमीथेन का अगर मैं जो है यहाँ पर रिडक्शन करूँगा तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, मेरे पास CHCl3 बनेगा, ठीक है, CH3Cl बनेगा। और उसका भी मैं अगर रिडक्शन करूँगा तो मेरे पास फिर से क्या बन जाएगा, मीथेन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोसेस चलती रहती है। तो यहाँ पर क्या है, डाइक्लोरोमीथेन मेरे पास क्या है, प्राप्त हो जाएगा इसका रिडक्शन करने पर। अगर मैं इसका रिडक्शन बहुत अधिक मात्रा में करूँ, ठीक है ना, किसके प्रेजेंस में होता है रिडक्शन, आपका जो है क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन जो है वो जिंक और HCl की प्रेजेंस में होता है। जिंक और HCl का जो सॉल्यूशन होता है, इनकी प्रेजेंस में आपका जो है जिंक और ठीक है, HCl के प्रेजेंस में इसका अपचयन होता है, किसका, CHCl3 का। अगर इसका अपचयन जो है जिंक चूर्ण और जल के साथ किया जाए, अगर इसकी जो है अपचयन जो है जिंक चूर्ण यानी जिंक और जल के साथ, अभी तक तो हमने जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ किया था, उसमें मेरे पास मैथिलीन क्लोराइड बना, ठीक है। और अगर मैं इसकी प्रोसेस जो है जिंक के साथ जल के साथ अगर इसकी रिएक्ट करता हूँ, ठीक है, जिंक और जल के साथ रिएक्ट करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर जो है मीथेन प्राप्त होगा डायरेक्टली। जल के साथ करूँगा तो क्या हो जाएगा, मीथेन प्राप्त हो। अगर HCl के साथ जिंक चूर्ण का HCl के साथ करूँगा तो सिर्फ डाइक्लोरोमीथेन बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला, इसमें हाइड्रोलिसिस अगर मैं करूँ इसका, किसका, क्लोरोफॉर्म का अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूँ, तो अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूँ किसकी प्रेजेंस में, अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, ठीक है। इसके साथ में अगर मैं इसको उबालता हूँ, इसके साथ KOH के साथ में अगर इसको
क्या करता हूँ, बॉईल करता हूँ, तो मेरे पास पोटेशियम फॉर्मेट बन जाता है। क्या बनता है? पोटेशियम फॉर्मेट बनता है। कैसे कैसे पोटेशियम फॉर्मेट बना है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये क्लोरोफॉर्म है। क्या है? क्लोरोफॉर्म, CHCl3 है। इसकी रिएक्ट मैंने अल्कोहलिक KOH यानी KOH के साथ किया, तो यहाँ पर जो है जो K है, KOH है, उसका यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये आपके इसके सारे क्लोरीन को हटा देगा यहाँ से, और जितने भी क्लोरीन है उन सबकी जगह क्या जोड़ेगा? OH जोड़ देगा। तो ये बन जाएगा मेरे पास एक अस्थायी एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी, जिसमें 3 हेल्प जो है मेरे OH ग्रुप जुड़ गए, है ना। और इन OH ग्रुप जुड़ने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा? इसका हाइड्रोलिसिस करूँगा। जैसे मैंने इसका हाइड्रोलिसिस किया तो इसके जो वाटर के मॉलिक्यूल थे वो H2O मेरे यहाँ से बाहर निकल गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ से गए और 1 हल जो है ऑक्सीजन वहाँ से गया। अब मेरे पास 2 ऑक्सीजन बच गए। तो देखो यहाँ पर मैं ध्यान से दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास CHOH, OH और OH, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि ये OH और एक ये H, ठीक है ना। तो ये तो मेरा निकल गया बाहर, वाटर निकल गया। अब मेरे पास क्या बच गया? यहाँ पे देखो ये H है, ठीक है, उसके बाद ये C है। अब इसके ऊपर क्या है? एक ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ा है। देखो ये ऑक्सीजन है भाई, एक हाइड्रोजन लेके तो ये क्या करेगा? 2 बॉन्डिंग होती है ना ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन हमेशा क्या करता है? 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन की इसको नीड होती है, क्योंकि अगर मैं ऑक्सीजन का देखूँ तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 होता है, ठीक है ना, 8 हो जाएगा। और इसको 2 और की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो इसलिए क्या 2 बॉन्ड बनाता है। अब एक हाइड्रोजन तो ये वाटर लेके चले गया, इसका हाइड्रोलिसिस हो गया। अब ये ऑक्सीजन अकेला बच गया, तो इसलिए क्या होगा? डबल बॉन्ड आ गया। और उसके बाद एक OH तो अपनी जगह पे है ही। तो ये बन जाएगा मेरे बच्चों, एक बन जाता है फॉर्मिक एसिड। क्या बन जाता है? फॉर्मिक, यानी HCOOH। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों? ये फॉर्मूला बन गया आपके पास, ये फॉर्मूला बन गया आपके पास HCOOH, इस तरीके से। तो ये बन गया यहाँ पर फॉर्मिक एसिड। और दूसरा जो आपका बच गया पोटेशियम फॉर्मेट, तो ये पोटेशियम फॉर्मेट यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ओके, इसके बाद जैसे क्लोरीनेशन, अगर मैं इसका क्लोरीनेशन करूँ, अगर मैं इसका क्लोरीनेशन करूँगा तो क्या बनाएगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। भाई सिंपल सी बात है, वहाँ मैं रिडक्शन कर रहा था तो मेरे पास क्लोरोफॉर्म बन रहा था, अगर मैं इसका क्लोरीनेशन कर दूँ तो मेरे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए एक जो है क्लोरोफॉर्म से भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं सनलाइट की वजह से। अगर ये नाइट्रेशन, अगर मैं इसका नाइट्रेशन करूँ तो नाइट्रेशन, अगर ये नाइट्रिक एसिड के साथ अगर मैं इसकी रिएक्ट करता हूँ, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। क्या होता है? HNO3। तो HNO3 में होता क्या है कि HNO3 को मैं थोड़ा इस तरीके से लिख लेता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया OH और NO2। क्या लिख दिया मैंने? OH और NO2। इसने क्या किया? CHCl3 के साथ रिएक्ट किया। तो CHCl3 के साथ जैसे इसने रिएक्ट किया तो इसका जो OH है, यानी इसका जो OH है, इसने क्या किया? कार्बन के साथ जो OH था, यानी क्लोरोफॉर्म के साथ में जो कार्बन हाइड्रोजन था, उस हाइड्रोजन के साथ मिलकर इसने क्या कर दिया? यहाँ से H2O बाहर निकाल दिया। क्या निकाल दिया? H2O। अब जो बचा वो वहाँ रह जाएगा। अब बचा क्या मेरे पास? C बचा, Cl3 बचा और NO2 बचा। क्या बचा? CCl3 और NO2 बच गया मेरे पास। अब CCl3 देखो, CCl3 और NO2 मेरे पास शेष बच गया। तो इसको हम कहते हैं बच्चों क्लोरोपिक्रीन। क्या कहते हैं इसको? क्लोरोपिक्रीन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये देखो यहाँ पर लिखा भी है, ये मेरे पास क्या बन गया? क्लोरोपिक्रीन बन गया। तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, बस ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे नोट्स देख पा रहे होगे, बुक में भी लिखा है। तो क्लोरोपिक्रीन प्राप्त होता है। तो आप बोल सकते हो कि फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोपिक्रीन में भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो क्लोरोपिक्रीन का फॉर्मूला आपको याद रखना है CCl3NO2। और जो क्लोरोपिक्रीन होता है, ये कीटनाशक यानी आपका जो इंसेक्टिसाइड के रूप में हम इसे यूज़ करते हैं, और वॉर गैस के रूप में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं क्लोरोपिक्रीन को। तो ज़रूरत होगी तो फिलहाल हम इसको इंसेक्टिसाइड के रूप में भी यूज़ करते हैं। इसकी जो आपके एक इसमें आपको ध्यान रखना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिएक्शन आ जाती है, और ये क्लोरोफॉर्म में भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन। तो क्लोरोफॉर्म की केमिकल रिएक्शन में आपको ये ध्यान रखना है बेटा, कार्बिलामीन रिएक्शन, ठीक है। तो कार्बिलामीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार एग्जाम में आपके पास पूछा जा सकता है। तो कार्बिलामीन रिएक्शन जो होती है, जब क्लोरोफॉर्म किसी एरोमेटिक या एलिफेटिक, ठीक है, एलिफेटिक या एरोमेटिक या एलिफेटिक प्राइमरी अमीन तथा एल्कोहलिक कास्टिक पोटास, क्या है? एल्कोहलिक कास्टिक पोटास, या हम कह सकते हैं कि एल्कोहलिक KOH, ओके, पोटेशियम कास्टिक पोटास कहते हैं, इसको एल्कोहलिक KOH। अगर इसकी रिएक्शन के एल्कोहलिक KOH के साथ अगर हम इसे हीट करते हैं यानी गर्म करते हैं, तो हमारे पास जो है आइसोसाइनाइड मिल जाता है। क्या बन जाता है? आइसोसाइनाइड या कार्बिलामीन प्राप्त होता है। क्या होता है यहाँ पर? कार्बिलामीन हमें प्राप्त होता है। ध्यान देना है, जब एरोमेटिक या एलिफेटिक प्राइमरी एमीन को
अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है तो हमारे पास जो है यहाँ पर आइसोसाइनाइड या कार्बेलामीन प्राप्त होता है। क्या होता है? कार्बेलामीन प्राप्त होता है। और इसकी गंध जो होती है बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण होती है। क्या होती है? तीक्ष्ण होती है, तेज़ होती है, मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या लिया आपके पास, हमने लिया एरोमेटिक, क्या है? एरोमेटिक एमीन हमने लिया, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन। तो एरोमेटिक प्राइमरी एमीन जहाँ एमीन में पढ़ेंगे तो वहाँ पर ध्यान देना। परंतु यहाँ पर आप ध्यान दो कि जब आपका जो है बेंजीन रिंग के साथ, जब आपका क्या होता है बेंजीन रिंग के साथ में, ठीक है, NH2 ग्रुप जुड़ा होता है। क्या होता है? NH2 ग्रुप जुड़ा होता है। ये इस तरीके से ध्यान रखना है इसको, NH2 ग्रुप जुड़ा होता है तो इसको हम कहते हैं 1 डिग्री एमीन। क्या कहते हैं? 1 डिग्री एमीन। और इसी में अगर एक हाइड्रोजन कम हो गया, ठीक है, एक हाइड्रोजन कम हो गया तो ये सेकेंडरी एमीन हो जाएगा। ठीक है ना, सेकेंड एमीन हो जाएगा। और एक कम और कम होगा तो ये टर्सरी एमीन हो जाएगा। तो ये आपको देखना। अभी हम प्राइमरी एमीन की बात करें, जब एमीन वाले चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पर हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। जब एनिलीन जो है यानी प्राइमरी एरोमेटिक एमीन जो है ये करता है रिएक्ट किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि C6H5 और N, इसका जो एक H यहाँ है और एक H यहाँ है, तो NH2 बोला ना मैंने, प्लस क्लोरोफॉर्म के 3 Cl हैं, एक Cl, 2 Cl और 3 Cl। ठीक है ना, 3 Cl हैं और ये H, एक H इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसने क्या किया, इस हाइड्रोजन ने इस क्लोरीन को लेके चले गया, इस हाइड्रोजन ये क्लोरीन को लेके चले गया। अब इसके पास क्या बच गया? एक क्लोरीन बच गया, एक H बच गया और यहाँ CCH5 बच गया, N बच गया। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसके साथ रिएक्ट किया और आपके पास बना दिया C6H5N। अब यहाँ पर क्या बचा है मेरे पास? CHCl बचा है मेरे पास सिर्फ। ठीक है, तो क्या बचा है? C बचा है मेरे पास। और C बचा है तो इसने क्या किया, एक H है और यहाँ पर जो KOH है इसने इसका एक Cl लेके चले गया। जो बचा हुआ Cl था वो किसने ले गया? पोटेशियम ने ले गया, तो ये KCl हो गया। ओके, तो ये KCl ये हो गया, ये NC यहाँ पर बच गया और वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा यहाँ से? वाटर यहाँ से क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो मेरे पास जो कंपाउंड बना, अब देखो ये यहाँ पर इसकी बैलेंस पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए इसने क्या कर दिया, इसको ही इलेक्ट्रॉन दे दिया, किसको? कार्बन को, ताकि इसकी बैलेंस पूरी हो जाए। तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? फिनाइल आइसोसाइनाइड इसको नाम दिया गया। क्या दिया गया इसको? फिनाइल आइसोसाइनाइड, या हम इसको फिनाइल कार्बेलामीन नाम भी देते हैं। और इसी कार्बेलामीन की वजह से ही इसका नाम क्या हो गया? कार्बेलामीन रिएक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पर हुआ क्या, अब देखो ये तो थी आपकी एरोमेटिक एमीन। अगर मैं इसको प्राइमरी एलिफेटिक एमीन की बात करूँ तो एलिफेटिक एमीन में भी क्या होगा? CH3CH2NH2। अब ये NH2 ग्रुप जब आपका जो है क्लोरोफॉर्म के क्लोरीन ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा और KOH के साथ यानी अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में हम इसको गर्म कर रहे हैं, तो ये आपका क्या बना देता है? यहाँ पर एथिल आइसोसाइनाइड बना देता है और इसको हम कहते हैं एथिल कार्बेलामीन। एक हो गया आपका फिनाइल कार्बेलामीन, एक हो गया एथिल कार्बेलामीन। यानी जब एलिफेटिक एमीन की रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म के साथ अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में गर्म कर रहा हूँ तो मेरे पास एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा। ठीक है, एथिल कार्बेलामीन बनेगा। और जब हमें एरोमेटिक रिंग के साथ करूँगा तो मेरे पास एरोमेटिक बनेगा, यानी फिनाइल एरोमेटिक CCH5 यानी बेंजीन रिंग को मैं क्या बोलता हूँ? फिनाइल ग्रुप बोलता हूँ। ठीक है, तो फिनाइल आइसोसाइनाइड ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे भी बहुत सारी रिएक्शन है, जैसे वी हैलोजिनेशन। ठीक है, तो वी हैलोजिनेशन यानी डी हैलोजिनेशन क्या होता है? जब सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करके इसका जो है वी हैलोजिनेशन किया जाता है। कैसे? अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी जिसकी भी क्लोरीन ग्रुप हैं इसके सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे और क्या बना देगा? आपका एसिटिलीन बना देगा। क्या बना देगा? ये एसिटिलीन बना देगा। होगा क्या कि जितने भी देखो 2 क्लोरोफॉर्म लिए, 2 क्लोरोफॉर्म हमने यहाँ पर लिए, दोनों की क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन मैंने किस साथ की है? सिल्वर के साथ। और एक सिल्वर जो है एक क्लोरीन को लेके जाता है, तो मैंने मैक्सिमम अमाउंट में यानी 6 AG लिया। ठीक है, 6 मॉलिक्यूल आपके पास सिल्वर के लिए और इन्होंने क्या किया? 6 क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके 6 सिल्वर क्लोराइड के मॉलिक्यूल इन्होंने बाहर निकाल दिए। अब जो बाकी बचा, देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि HC, इसके सारे के सारे क्लोरीन और इसके सारे के सारे क्लोरीन क्या हो गए? बाहर निकल गए। ये मैं ऊपर देख लेना आप। ठीक है, अब इसके बीच में क्या हो गया? एक बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ ये है, एक हाइड्रोजन के साथ ये है। अब कितनी बॉन्ड चाहिए? आपको पता है कि कार्बन को क्या 4 बॉन्ड चाहिए होते हैं। अब इसके पास 3 बॉन्ड नहीं है, तो ये 3 बॉन्ड आपस में बना देंगे कार्बन के साथ। तो ये आप देख पा रहे हो कि ये मेरे पास क्या बन गया? एथाइन बन गया। क्या बन गया? ये एथाइन। ठीक है, तो 3 ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एथाइन। ये इसका नाम हम कहते हैं एसिटिलीन। और इसी एसिटिलीन का यूज़ जो है आपका कहाँ पर किया जाता है? फलों को पकाने के रूप में किया जाता है। तो ये एसिटिलीन जो है वो भी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? क्लोरोफॉर्म से प्राप्त हो सकता है। तो आप ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्लोरोफॉर्म का यूज़ मत कर देना कोई घर पे।
अगला एसीटोन, अगर एसीटोन के साथ इसकी रिएक्शन, अभी हम देख पा रहे थे कि एसीटोन से ही हम लोग क्या बना रहे थे, क्लोरोफॉर्म बना रहे थे। परंतु अगर एसीटोन बने बना एसीटोन है उसके साथ ही अगर इसका रिएक्ट किया जाए, किसका, क्लोरोफॉर्म का, बना नहीं रहे हम, यहाँ पर हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्ट कर रहे हैं। तो क्लोरोफॉर्म जैसे इसका रिएक्ट करेगा एसीटोन के साथ बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक क्लोरीटोन बन जाता है। क्या बन जाता है, क्लोरीटोन बन जाता है मेरे पास। इस तरीके से एक रिएक्शन बन जाएगी। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जब मैं क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के साथ संग्रहित करता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाता है, क्लोरीटोन बन जाता है। ठीक है, तो इस क्लोरीटोन का प्रयोग जो है हम नाम स्लीप इंड्यूसिंग हाइपोटोनिक के रूप में भी यूज़ करता है। ठीक है, हाइप्नोटिक औषधि के रूप में, यानी नींद की दवा के रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं क्लोरीटोन का। तो ये क्लोरीटोन कहाँ से बनता है, क्लोरोफॉर्म जब एसीटोन के साथ रिएक्ट करता है। अगली एक और रिएक्शन इसमें आती है, इस रिएक्शन को भी आपको ध्यान देना है बच्चों। एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास आती है रीमर-टीमर में। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में पूछ जाती है। तो रीमर-टीमर रिएक्शन जो है ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्लोरोफॉर्म को जब फिनॉल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान रखना, देखो अभी पास क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, अभी पास पूछ जाएगा कि क्या होता है जब फिनॉल को, यानी क्लोरोफॉर्म को फिनॉल या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 340 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। तो आपको बात ध्यान रखना है कि आपको 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये चीज़ें आपको देखा, थ्योरी ये है, ये अगर आपको याद है तो आप रिएक्शन आराम से कर सकते हो। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, क्लोरोफॉर्म को फिनॉल के साथ तथा और जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ गर्म किया जा रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ कितने डिग्री टेम्परेचर पर, 340 केल्विन ताप पर इसको क्या है, गर्म किया जा रहा है। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं रीमर-टीमर अभिक्रिया। इसमें बनता क्या है, इसमें 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है, इसी को हम सैलिसिलिडिहाइड भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इससे बनता क्या है और रिएक्शन किस किस की हो रही है। क्लोरोफॉर्म को हम फिनॉल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, फिनॉल के साथ रिएक्ट किया या सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्ट, दोनों साथ रिएक्ट करते हैं। तो जब मैंने क्या किया, फिनॉल को यानी ये फिनॉल है आपके पास बेंजीन रिंग के साथ, OH ग्रुप जो होता है उसे फिनॉल कहते हैं। इसकी रिएक्शन जब हम क्लोरोफॉर्म या मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास जो है क्या बना देता है, सैलिसिलिडिहाइड बनाता है। ठीक है, यानी 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसको बनाता है और बाकी जो बच जाता है उसको बाहर निकाल देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम फिनॉल की रिएक्ट करते हैं, ठीक है, उसको हम 340 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो मेरे पास जो है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इतना अगर आपको ध्यान है तो आप कोई सी भी रिएक्शन कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है कि कौन सी रिएक्शन में क्या बनता है। कार्बोलेमीन में हम देख रहे थे कि वहाँ पे एमीन प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, बेंजल्डिमीन बन रहा था, है ना। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या बन रहा है, मेरा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन रहा है। देखो जब एमीन की बात कर रहे थे तो हमारे पास क्या बन था, फिनाइल एसोसाइनाइड बन रहा था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बनता क्या है, फिनाइल एसोसाइनाइड बन रहा था जब हम एनिलीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कर रहे थे, या एथिल एमीन की रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म के साथ कर रहे थे तो हमारे पास एथिल आइसोसाइनाइड बन रहा था। और जब एनिलिक की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कर रहे थे एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, ठीक है, तो वहाँ पर मेरा क्या बना, फिनाइल आइसोसाइनाइड बना था। वो यहाँ पे भी रहा है, परंतु यहाँ पर क्या है, फिनॉल की बात कर रहे हैं। वहाँ पर एमीन की बात कर रहे थे, यहाँ पे फिनॉल की बात कर रहे हैं। फिनॉल में आपको जो है आपके पास 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके यूजेस देख लेते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग किस तरीके से किया जाता है, कहाँ कहाँ इसके यूजेस हैं। तो क्लोरोफॉर्म का यूज़ हम तो एनेस्थेटिक के रूप में करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, परंतु अब इसकी जो है एक्चुअल में ये थोड़ा है ज़्यादा जहरीली थी, है ना, इसलिए इसका जो है यूजेस कम कर दिया गया और नाम मात्र के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा विलायक के रूप में, है ना, विलायक के रूप में जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें तेल हो गया, वसा हो गया, रबड़ हो गया, रेजिन हो गया, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, इसमें साथ घुल जाते हैं, किस साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ। तो ये एक अच्छे विलायक के रूप में काम करता है। दूसरा इसका प्रयोग हम जो है क्लोरोपिक्रीन हो गया, क्लोरीटोन हो गया, इन सब के निर्माण में भी हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे एल्डिहाइड है, इसका निर्माण में इसका यूज़, कार्बोलेमीन के रूप में इसका यूज़ करते हैं। तो जब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम देख रहे थे ना, केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारी चीज़ें बन रही थी, तो उन सब के यूजेस के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये भी आप एक पॉइंट यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर क्या बनाया, इसने सैलिसिलिडिहाइड बनाया, एक इसने क्लोरीटोन बनाया, एसिटिलीन बनाया, ठीक है, एथिल साइनाइड बनाया, एसोसाइनाइड बनाया, इसने क्लोरोपिक्रीन बनाया, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाया, ठीक है ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इनके निर्माण में हम इसका प्रयोग करते हैं, किसका, क्लोरोफॉर्म का। एक पॉइंट आप ये भी जो अपनी मर्जी से आप इसमें पॉइंट जोड़ सकते हो रिएक्शन को, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ। दूसरा हम इसका प्रयोग हम औषधि के रूप में करते हैं। तो लगभग जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके हम यूज क्या है, औषधि के रूप में करते ही करते हैं। तो आप प्रत्येक इसमें भी डाल सकते हो कि हम औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। तीसरा इसमें हम इसको रिएजेंट के रूप में भी काम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया क्लोरोफॉर्म हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का काम भी कर रहा है, और दूसरा हमारे पास क्लोरीनेटिंग एजेंट का काम भी कर रहा है। ठीक है,
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आज हमने यहाँ पर क्लोरोफॉर्म और यहाँ पर जो है डाइक्लोरोमीथेन के बारे में बात कर ली। क्लोरोफॉर्म की जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो हमने यहाँ पर पढ़ ली है। मैं PDF आपके पास जो है आपको ग्रुप में डाल दूँगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को आप अच्छे से पढ़ ली, ठीक है। जो कुछ भी मैंने पढ़ाया इसको ध्यान रखना। इसमें 2 रिएक्शन हमने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी, एक तो कार्बोलैमिन रिएक्शन और एक आपके पास जो है रीमा-टीमन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये आपके पास जो है एग्जाम में आ जाता है। आपसे कुछ भी पूछा, आपसे पूछेगा इन पर निम्न पर टिप्पणी कीजिए, आपके पास दे दिया कार्बोलैमिन अभिक्रिया। तो कार्बोलैमिन में आपको ध्यान रखना है कि कार्बोलैमिन में हो क्या कर रहा था। उसमें हम एनिलीन ले रहे थे, एनिलीन को हम क्लोरोफॉर्म के साथ जो है अल्कोहलिक KOH के प्रोसेस में रिएक्ट कर रहे थे, तो उसमें हमारा फिनाइल आइसोसाइनेट बन रहा था। दूसरा अब रीमा-टीमन अभिक्रिया में क्या देखा था हमने कि इसमें कोई फिनॉल था, फिनॉल में हमने क्लोरोफॉर्म के साथ जो है आपका मेटालिक हाइड्राइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड यानी NaOH हो गया, KOH हो गया, इनके आप रिएक्ट कर रहे थे, ठीक है, 340 केल्विन पर, और वहाँ पे मेरा पास क्या बन रहा था, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाइड बन रहा था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 2 रिएक्शन। तो उम्मीद है बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।